नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यह जो आज क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जेईई 2014 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इसका ये आंसर सही हो जाएगा। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किस सन में की थी? इन्होंने 1905 में स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह इनका एक शस्त्र है। अर्थात क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है, गांधी जी को विश्वास था कि जो सत्याग्रह है वह किन लोगों के लिए वह एक शस्त्र काम करेगा, यह शस्त्र है। यह बहादुर लोगों के लिए उनका विश्वास था कि यह एक शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मंडोलिन पंडित शिव कुमार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा या किसके प्रतिपादक हैं? अर्थात किस जो वाद्य यंत्र है वो उसकी जो बजाने वाला बोल लीजिए या फिर किस यंत्र के वादक हैं? तो यह संतूर के वादक हैं। किसके वादक हैं? संतूर के वादक हैं। शिव शर्मा संतूर, याद रखिए, शिव शर्मा संतूर से नहाते हैं। शिव शर्मा संतूर तो किस यंत्र के वादक हैं? किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? यह संतूर के वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यहाँ क्या बोला? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री टेरेस्कोवा है। कौन है? टेरेस्कोवा है। कौन? टेरेस्कोवा, याद रखेंगे, टेरेस्कोवा। और यदि यही पूछ देता कि विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यूरी गागरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरी गागरिन। और विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री टेरेस्कोवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। और विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। किसके संकलन के लिए पतंजलि विख्यात है? यह एक क्या है? यह एक पतंजलि क्या है? यह एक योग सूत्र का संकलन है। किसका संकलन है? योग सूत्र का संकलन है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दासदारथत गुलामी को समाप्त कर दिया? तो किन्होंने समाप्त कर दिया? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने इन्होंने अमेरिका में, जब यह अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वहाँ जो गुलामी चला करता था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति यह अमेरिका में कब बने थे? तो यह 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे। और जो 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त कर दिया था? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपघटकों में शामिल होते हैं, अर्थात जो भी डिकम्पोजिशन होता है किसी भी सजीव का भी या निर्जीव जिसका भी, तो उसके डिकम्पोजिशन में कौन अहम भूमिका निभाते हैं?
तो सबको पता होगा जीवाणु मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। जैसे हम सपोज करें मल होता है, उसमें क्या होता है एरोबिक वायुवी बैक्टीरिया और अवायुवी बैक्टीरिया वर्क करते हैं और उसका निस्तारण कर देते हैं, वो इसको एक सामान्य अपघटक में बदल देते हैं। और क्या होता है, जैसे हम पेड़ों को देख लें, जो पेड़ सड़ते गलते रहते हैं तो वहाँ पर एक फफूंद जैसा लग जाता है, तो हमारे इसमें क्या शामिल होंगे, फंगी भी शामिल होंगे। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया एवं फंगी, बैक्टीरिया एवं फंगी, जीवाणु एवं कवक। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा, बैक्टीरिया और फंगी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है, आपको बताना है कौन ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसके कारण, प्रदूषण के कारण वह एक हानिकारक रूप धारण कर लेती है। तो हमारा क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 15 किलोमीटर तक उसके अंदर में वायु माना जाता है कि वायु रहता है। और उस जो सूर्य के प्रकाश किरणें जब पृथ्वी पर इंटर करती हैं, आती हैं, तो वह पृथ्वी पर से पुनः परावर्तित होनी चाहिए। वो परावर्तित ना होती हैं क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है एक ग्रीन हाउस जैसा वर्क करने लगा। अर्थात जो क्या होते हैं, प्रदूषित जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यह हमारे वायुमंडल को इस प्रकार से बना दे रहे हैं ग्रीन हाउस की तरह। अर्थात वो जो किरणें आती हैं वह पुनः वापस नहीं लौट पाती हैं, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का हमारा ताप बढ़ जाता है, जिससे क्या हो रहे हैं, एक प्रदूषण एक हानिकारक प्रभाव दिखा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे असामान्य समुद्र में बाढ़ें आ रही हैं, जिसके बहुत सारे इम्पैक्ट हम देख सकते हैं हमारे पृथ्वी पर, जो प्राकृतिक क्रियाओं के लिए वो बाधित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्या हो रहा है, पादप गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पादप गृह प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि जनता की अफीम है। धर्म के बारे में किसने ऐसा कहा था, यह जनता के लिए अफीम है। तो यह किसने कहा था, मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कौन थे, यह एक जर्मनी के मूल निवासी थे और यह एक दार्शनिक और शास्त्री समाजशास्त्री और फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है, दास कैपिटल, यहाँ देख सकते हैं एक इनकी प्रसिद्ध बुक है, कौन सी है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी प्रसिद्ध बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की महिला कौन है। तो पहली बात हम याद रखेंगे, यह जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है वह भारत से बिलोंग करती हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम संतोष यादव है। क्या है उनका नाम संतोष यादव है। और अगर यही पूछता कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ा था उन्होंने, तो वह उत्तराखंड की बछेंद्री पाल है। कौन है, उत्तराखंड की बछेंद्री पाल है। और अगर पूछता कि माउंट एवरेस्ट पर विश्व की प्रथम महिला कौन है या प्रथम पर्वतारोहिणी कौन है, तो उनका नाम हो जाता है जुको तेबई। कौन हो जाएगा, जुको तेबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी विचारधारा का मूलाधार क्या था। गांधी विचारधारा का मूलाधार क्या था। तो गांधी विचारधारा का मूलाधार क्या था, व्यक्तिक स्वतंत्रता अर्थात इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम, हर व्यक्ति एक स्वतंत्र हो। गांधी विचारधारा का मूलाधार क्या था, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे।
तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और यह एक फारसी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के कवि थे। और इनका मूल नाम या फिर मुख्य एक्चुअल नाम इनका क्या था? तो मोहम्मद हसन था। इनका जन्म यूपी के एटा ज़िले के पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत की उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किस एक्ट के तहत भारत की उच्च न्यायालय व्यवस्था की स्थापित किया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुरूप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संस्तुति पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वाधिक संवैधानिक स्थिति प्रदान की? तो कौन सी किस संविधान के संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दायरा के अंतर्गत लाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा PRD अर्थात पंचायती राज डिपार्टमेंट को संवैधानिकता के अंतर्गत लाया गया। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर 73 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मृत्युदंड के मामले को क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? मृत्युदंड के मामले को क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? तो एकमात्र राष्ट्रपति को मृत्युदंड को खारिज करने का अधिकार होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या बताया गया है कि संविधान अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात उसकी जो सज़ा दी गई है उसकी अवधि को वो कम भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 72वें अनुच्छेद के तहत। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज डिपार्टमेंट को, पंचायती राज विभाग को संवैधानिक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस आर्टिकल के तहत लोक संघ सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज किया गया? किस एक्ट के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग किस के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? यह हमारे 315 के तहत स्थापित किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? पहले देख लेते हैं। तो खुदाई या फिर वहाँ की जो खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। और यहाँ के लोग देवी मातृशक्ति बोल सकते हैं, या फिर देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। हमारा भी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृशक्ति और पशुपति की नाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? तो दांडी मार्च इन्होंने किसके लिए प्रारंभ किया था? तो इन्होंने नमक से संबंधित था, सबको याद होगा ये। इन्होंने दांडी यात्रा नमक के लिए निकाली थी। नमक पर लगान वृद्धि के विरोध में इन्होंने निकाला था। और दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? तो दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? यहाँ पर हम देख सकते हैं दांडी यात्रा, यहाँ आप देखिए 79 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान के लिए इन्होंने प्रस्थान किया।
लगभग 24 दिन 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कब की नहीं इन्होंने? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र पर दो शाखाओं समष्टि और व्यष्टि अर्थात माइक्रो और माइक्रो बोलते हैं। ये इजी होता है थोड़ा सा। यहाँ देखिए माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे से भाग पर उसका मतलब अध्ययन करते हैं। समष्टि एक पूर्ण रूप से उसका ये करते हैं। उस पूर्ण रूप में एक राष्ट्र का अध्ययन करते हैं, विश्व का अध्ययन करते हैं। और जो व्यष्टि होता है माइक्रो होता है उसमें एक छोटे से भाग के लिए, या फिर जैसे बोल सकते हैं हम पर व्यक्ति आय की गणना की जाएगी, तो यह हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह माइक्रो के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इसकी दो भागों में वर्गीकरण किसने किया था? अर्थशास्त्र की दो शाखाओं में वर्गीकरण किसने किया था? तो यह वर्गीकरण किसने किया था? यह वर्गीकरण रेगनार फ्रिश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रेगनार फ्रिश द्वारा। किसके द्वारा? रेगनार फ्रिश। 3 सी है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा रेगनार फ्रिश द्वारा किया गया था। और अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा? फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूंजीगत क्या है? थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं। हाँ, पूंजीगत वस्तु क्या है? पूंजीगत वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है। अर्थात पूछ रहा है कि पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। पहला बोल रहा है पूंजी क्या होता है? एक तरह से हम समझ लें, हम किसी भी कारोबार को या फिर कोई बिजनेस को हम शुरू करने से पहले या किसी फर्म को शुरू करने से पहले जो प्रारंभ में हम पैसा लगाते हैं, और वो हम पैसा किस लिए लगाते हैं? ताकि हम अधिक से अधिक आय इकट्ठा कर सकें, मनी अर्निंग कर सकें और उत्पादों को बढ़ा सकें। हम ये बात हमको याद रखना है। अब बोल रहा है पूंजी एकत्रित, पहला क्या बोल रहा है? पूंजी एकत्रित करने के स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो हम पूंजी एकत्रित नहीं करने के रूप में काम करते हैं, बल्कि हम बढ़ाने का। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता के लिए। तीसरा क्या बोल रहा है? मनुष्य की इच्छाओं को सीधी तरह से संतुष्ट करने के लिए। तो इच्छाओं को संतुष्ट के नहीं हो सकता, ये चीज़ बहुत प्रयोगों में लाई जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगी। हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है वस्तुओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NNP क्या है? यहाँ पर NNP थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे। NNP किसके समान होता है, अर्थात किसके बराबर होता है? NP का आपको फार्मूला बताना था। NNP का फार्मूला पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? GNP का फुल फॉर्म होता है गुड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय। क्या होता है? सकल राष्ट्रीय आय। तो हम थोड़ा सा जानते हैं पहले GNP के बारे में। क्या होता है GNP? हम किसे बोलते हैं? तो GNP उससे बोलते हैं जब किसी राष्ट्र का व्यक्ति, हम यहाँ पर राष्ट्र में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जब कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं भी जो आय अर्न करता है, पैसा किसी भी रूप में, सर्विस के रूप में, किसी को सेवा प्रदान करके या फिर कुछ उत्पाद का उत्पादन करके, तो वो जो भी उसकी मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम GNP कहते हैं। GNP किसी राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा अर्न किए गए मनी होती है। फिर अब देखते हैं थोड़ा सा GDP क्या होता है। GDP क्या होता है? GDP वह आय होती है जो किसी राष्ट्र के अंडर में किया गया है, राष्ट्र में किया गया, अर्थात भारत में विदेशियों द्वारा यहाँ पर आके किया गया भी, और इंडियन व्यक्ति भी द्वारा भी किया गया जो भी उत्पादन होगा और सेवाएं होंगी, उसका मौद्रिक मूल्य को ही हम GDP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्रॉस कुल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, NNP पे आते हैं। तो NNP का मतलब शुद्ध हमारा जो क्या होएगा? हमारे राष्ट्र द्वारा, अर्थात हम जो
शुद्ध हमारा राष्ट्र द्वारा उत्पादित जो भी होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो जीएनपी है अर्थात हमारे जो राष्ट्र में जो हमारे राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है वो है, और जो व्यक्ति बाहर उत्पन्न कर रहे हैं किसी और राष्ट्र में जाके हमारे देश के व्यक्ति कर रहे हैं, उस मूल्य को घटा दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति हमारे देश से बाहर काम कर रहे हैं उसको अगर हम x मान लें तो जीएनपी में से x घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा। एनएनपी हमारे जो शुद्ध रूप से ये हमारे ही राष्ट्र में अर्न की जा रही है पैसा वो होती है। अब हमारा जीएनपी में देखते हैं किस में दिया हुआ, तो एक निर्यात हो गया, एक मूल्यह्रास हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं की जा रही है, हमने यहाँ पर क्या बात किया, जीएनपी में से क्या घटा देंगे, जो हमारे देश में व्यक्ति जो भी होगा वो किसी और देश का होगा तो उसके हम आय को घटा देंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या घटाएंगे, जो हमारे ही राष्ट्र से किसी दूसरे देश में भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और जो दूसरे राष्ट्र से हमारे यहाँ आ रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो हमारे राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा रहा है उसको जोड़ देंगे। इतना सब आपको बस समझ में आया होगा, हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर सीधा से समझिए क्या करेंगे हम, एनएनपी का मतलब क्या होगा, हमारे शुद्ध रूप से हमारे राष्ट्र में उत्पादित है, वहाँ किसी भी दूसरे का ये नहीं है शुद्ध रूप से। तो हमारा शुद्ध रूप से हम जो ग्रॉस नेशनल है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हम उसमें पूंजी लगाए हुए हैं, सपोज हमने कुछ कमाई करने के लिए कुछ लगाया, पैसा लगाया, हमारे पास कुछ आय आया, तो हमारा टोटली इस आय क्या हो जाएगा, हमने जो भी एक्चुअल में गेन क्या किया, हमारे उसमें से जो पूंजी लगाया है पूंजी को घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, बोला शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक खपत, जो पूंजी स्टॉक खपत है उसको घटा देते हैं, जो हम पूंजी के रूप में उसको लगाए हैं उसको घटा देते हैं, तो वही हमारा एनएनपी हो गया। और दूसरा एक और एनएनपी का फार्मूला क्या होता है, जीएनपी माइनस क्या होता है, जो हमारे दूसरे जो हमारा क्या हुआ, हमारे यहाँ जो बाहर जाके उत्पादित कर रहे हैं व्यक्ति, क्या है, जो बाहर जाके उत्पादित कर रहे हैं उनके घर को जो आय होती है उसको घटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा उस पर समय हम दे दिए। किसी अर्थशास्त्र की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो किसी भी इकोनॉमी की वृद्धि दर को किसके संदर्भ में मापी जाती है, किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है। किसके संदर्भ में मापी जाती है, जब किसी अर्थशास्त्र की वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर पर मापी जाती है, राष्ट्रीय आय के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पाधिकार की मूल विशेषता क्या होती है। तो अल्पाधिकार के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं डेमो के रूप में। अल्पाधिकार में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है, विक्रेता कम होते हैं, बेचने वाले लोग कम होते हैं और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, एक मोनोपोली होता है। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही होता है, एक व्यक्ति होता है और बहुत से सारे खरीदने वाले होते हैं और ये बेचने वाला एक होता है, तो इसको हम एकाधिकार बोलते हैं या मोनोपोली बोलते हैं। ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार। क्या, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में क्या होता है कि बेचने वाले एक नहीं, एक से थोड़ा अधिक होते हैं, और लेकिन यहाँ पे जो ख़रीदार होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ और ऐसा स्थिति होता है। लेकिन यहाँ पे ये साथ में ये भी होता है कि ये जो विक्रेता होते हैं, जो बेचने वाले जिसकी संख्या बहुत कम होती है, वो एक नीति के तहत अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस को रखते हैं, वो अपने मनमाना ढंग से प्राइस को हाई नहीं कर सकते हैं। या इसकी जो अल्पाधिकार की विशेषता के अंतर्गत ये भी आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं, तो विक्रेता थोड़े से होते हैं, ठीक। थोड़े से खरीदार होते हैं, खरीदार ज़्यादा होते हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। थोड़े विक्रेता बहुत से खरीदार सही हो जाएगा। थोड़े विक्रेता एक खरीदार ये भी गलत। बहुत से विक्रेता थोड़े खरीदार ये भी गलत हो जाएगा।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़े से विक्रेता होते हैं, बेचने वाले थोड़े कम होते हैं, लेकिन खरीदने वाले उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी थोड़ा विशेषता और के बारे में और जान लीजिए, हो सकता है और भी कुछ आ जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है, क्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। जो कंपनी है या फर्म है उनकी तुलना में विक्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। सभी विक्रेताओं, सेकंड क्या बोलता है, सभी विक्रेताओं की वस्तु प्रमाणीकृत हो सकती है अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। इनमें समानता इनके प्रोडक्ट में हो भी सकती है और समानता नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे मुख्य पॉइंट ये है, सभी विक्रेता समान मूल्य नीति का पालन करते हैं, अर्थात मनमाने ढंग से यह प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। एकाएक कोई चाहे कि नहीं मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, हम अपना हाई रेट रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कीमत उत्पाद नीति के लिए विभिन्न फर्में परस्पर निर्भर होती हैं। क्या होती हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं कीमत उत्पादन नीति के लिए। नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है। यहाँ इसमें इस क्षेत्र में क्या रहते हैं, नए फर्म का आना और इससे छोड़ के जाना थोड़ा सा टफेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नर मंत्री परिषद की सलाह पर कब काम करता है। तो जो गवर्नर होता है मंत्री परिषद की सलाह पर उस समय काम करता है जब विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यह भंग हो चुकी है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जब भंग हो चुकी रहती है, तब गवर्नर क्या करता है, मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करता है। तो हमारा ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। विधानसभा के भंग होने पर राज्यपाल मंत्री परिषद की संस्तुति या फिर सलाह पर कार्य करते हैं। ये किसमें बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को उसके कार्यों की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रावधान मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तथा राज्यपाल विधानसभा भंग करते समय परिषद की सलाह लेता है। कब लेता है, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कब काम करेंगे, तो यह विधानसभा को भंग करते समय मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भ्रसन क्या कारण है। तो भ्रसन तनाव के कारण होता है और संपीड़न के कारण होता है। किसी कारण होता है, तनाव और संपीड़न के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि जब कुछ हमारे जो पर्वत पठार के जो नीचे होते हैं, उसमें जब इस तरह से कुछ शक्तियाँ काम करती हैं और फिर ऐसे इस प्रकार के कुछ तनन में और संपीड़न में काम करती हैं, ये संपीड़न हो गया या तनन हो गया। तो जब इस प्रकार से काम करती हैं तो उसके कारण भ्रंश उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर में केवल तनाव दिया था, हमारा आंसर तनाव सही है। और तनाव ही मुख्य रूप से कारण होता है। संपीड़न का जो रोल होता है कम होता है, ज़्यादा ही टेंशन का ही रोल होता है। नेक्स्ट चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच गया, देख लेते हैं। पैन अमेरिका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैन अमेरिका के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पैन अमेरिका का प्रयोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, इन तीनों के लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, तीनों के लिए ही पैन अमेरिका वर्ड का यूज किया जाता है। पैन अमेरिका का यूज किसके लिए किया जाता है, तो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, तीनों अमेरिका के लिए, तीनों अमेरिकी क्षेत्र के लिए हम पैन अमेरिका शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।